देश में कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 75,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 42,77,000 के पार। एक्टिव केस 8,82,000 से ज्यादा। हिमाचल में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 245 नए मामले। कुल मामलों की संख्या 7,660 से अधिक। प्रदेश का रिकवरी रेट 70% के नजदीक। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में 61 लोगों ने तोड़ा दम। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 65,000 से ज्यादा। रिकवरी रेट 71% से अधिक। पहले दिन हंगामेदार रहा हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र। शोक और श्रद्धांजलि के बाद सदन की जमकर हुआ हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से मांगा इस्तीफा। कोरोना को लेकर अफवाहें फैलाने के खिलाफ सख्त सरकार। पिछले 10 दिनों में पंजाब पुलिस ने 8 मामले किए दर्ज। लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरनजीत सिंह बैस पर भी एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 75,022 नए मामले सामने आए हैं और अब देश में कुल मरीजों की संख्या 42,77,000 के पार पहुंच चुकी है। और अब एक्टिव केस की बात की जाए तो देश में 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है और कोरोना से अब तक 72,816 मरीजों ने दम तोड़ा है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है और डेथ रेट भी दुनिया में सबसे कम है, लेकिन जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और अब तक बात की जाए देश में तो 72,816 से अधिक मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। तो मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज देश में कोरोना के रिकॉर्ड जो है टूट रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 42 लाख से अधिक मरीजों की संख्या है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 245 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 7,660 से अधिक है और एक्टिव मामलों की भी बात की जाए तो 2,234 से अधिक है। हालांकि 5,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि कोरोना से 54 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में टॉप 5 संक्रमित जिलों की बात की जाए तो सबसे अधिक सोलन प्रभावित हुआ है। सोलन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 1762 से अधिक है और एक्टिव केस जो है 469 के आसपास है, जबकि 1273 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं सोलन में कोरोना से 6 लोगों ने दम तोड़ा है। और अब दूसरे नंबर पर बात की जाए तो कांगड़ा में कोरोना ने तबाही मचाई है। कांगड़ा में संक्रमितों की संख्या 1,142 है और एक्टिव केस 389 है और 743 लोगों ने कोरोना को रिकवर किया है। वहीं कांगड़ा में 10 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। कोरोना से संक्रमित तीसरा जिला सिरमौर है, जहां पर संक्रमितों की संख्या 1,052 है और एक्टिव केस 236 है और 800 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दिया है। सिरमौर में 3 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है और चौथे नंबर पर हमीरपुर जिला संक्रमित हुआ है, जहां पे 660 से अधिक जो है लोग संक्रमित हुए हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 400 से अधिक जो है एक्टिव हुए हैं। एक्टिव मामले हैं 167, माफ़ कीजिएगा, एक्टिव मामले हैं हमीरपुर में। हालांकि 488 लोगों ने कोरोना को रिकवर किया है और हमीरपुर में 5 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। और अब 5वें नंबर की बात की जाए तो 5वें नंबर में ऊना है, जहां पे 624 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जहां पर एक्टिव केस 211 है और 408 लोगों ने कोरोना को रिकवर किया है। और वहीं हम ऊना में 5 लोगों ने
कोरोना से जान गंवाई है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या जो है 7600 से अधिक है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग लापरवाह हो रहे हैं। लापरवाह नहीं होना है, कोविड के नियमों की पालना करना है। वहीं हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल सदन की कार्यवाही दिवंगत नेताओं को शोक श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू हुई। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने साप्ताहिक कार्यसूची की जानकारी दी तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में राशन और बिजली महंगी कर दी गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। इस दौरान सीएम ने इस्तीफे की मांग की तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री दरअसल नियम 67 के तहत चर्चा की मांग पर अड़े थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन मंत्रियों का परिचय पहले जरूरी है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के बीच हंगामे को लेकर नोकझोंक हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी। अग्निहोत्री ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि 6 महीने से आपकी करतूतें सब देख रहे हैं। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर जवाब देने के लिए उठे। सीएम ने अग्निहोत्री के इस्तीफे पर कहा कि क्या हम आपके कहने पर इस्तीफा देंगे। तो नियम 67 पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि कोरोना को लेकर सभी सदस्यों को नोटिस दिया गया है। सरकार की ओर से बयान भी दिए जाने हैं। सीएम ने कहा कि पहली बार विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। सदन में बीजेपी विधायकों की तरफ से टाई टाई फिस के नारे भी लगाए गए। तो पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम से इस्तीफे की पेशकश की तो वहीं सीएम ने कहा कि क्या मैं आपके कहने पर इस्तीफा दूंगा। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस आज चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिनकी जानकारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार के आंख कान खोले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार प्रदेश की समस्याओं पर अंधी, गूंगी और बहरी बनकर बैठी है। उन्होंने विधानसभा के दौरान कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार को जगाने का संघर्ष है। वहीं सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत नेपोटिज्म, मूवी माफियाओं के खिलाफ और मुखर रही हैं। पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत और उनकी जुबानी जंग भी देखने को मिली। मुंबई में शिवसेना के तलख तेवर को देखते हुए कंगना को अब गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। बेबाक बोल के लिए मशहूर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत के साथ कंगना की जुबानी जंग के बाद बदले हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां कंगना रनौत सुशांत सिंह मौत के मामले में खुलकर अपनी बात रख रही हैं और बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन बेनकाब कर रही हैं, तो वहीं दूसरी शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ तल्ख बयानों को लेकर भी खासी हमलावर। दरअसल राउत के कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत के बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। इसके बाद संजय राउत के आपत्तिजनक बयानों पर कंगना ने पूरी शिवसेना को आईना दिखा दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ।
आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के इस पलटवार से अंदाजा लगा सकते हैं कि बयानों की तलखी किस कदर बढ़ चुकी है। दरअसल 3 सितंबर को कंगना रनौत ने संजय राउत को कोट करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई नहीं आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारों के बाद अब खुली धमकी मिली है। मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है? इस ट्वीट के बाद हालांकि कंगना की भी आलोचना शुरू हो गई है। उनके कई सहयोगी फिल्म स्टार ने मुंबई की तुलना पीओके से करने पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस ट्वीट के बाद शिवसेना भड़क गई और खास तौर पर सांसद संजय राउत की जुबान और तल्ख हो चली। शिवसेना के मुख्य पत्र में कंगना को मेंटल वुमेन तक करार दे दिया गया है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है कि एक आउटसाइडर जिसने मुंबई में आकर सब कुछ हासिल किया, वो मुंबई का अपमान कर रही है और गलत बातें बोल रही है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। संजय राउत पर उनके बयानों के लिए जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया और कहा कि पहले कंगना उनसे माफी मांगे। हालांकि संजय राउत जितने तल्ख हैं तो कंगना रनौत के बयान भी कम धारदार नहीं है। धमकी और तीखी बयानों से भड़की कंगना ने शिवसैनिकों को ओपन चैलेंज दिया है। 4 सितंबर को एक ट्वीट में रनौत ने लिखा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी और मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। उधर कंगना के मुंबई जाने के ऐलान के बाद कंगना के परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी है। खास तौर पर बॉलीवुड क्वीन के पिता अमरदीप रनौत इस प्रकरण से काफी ज्यादा परेशान है। कंगना ने खुद एक वीडियो ट्वीट करके उनकी परेशानी जाहिर की है। कंगना के पिता ने प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा और बहन रंगोली चंदेल ने भी सीएम जयराम को फोन किया है। उसके बाद हिमाचल सरकार ने कंगना की सुरक्षा बढ़ाई। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। शिवसेना की लामबंदी और कंगना की चुनौती को देखते हुए देश भर से उनकी सुरक्षा की आवाजें उठने लगी हैं। लिहाजा अब गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना रनौत ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया और कहा कि गृह मंत्री ने भारत की बेटी की इज्जत की और इसके बाद अब किसी भी देशभक्त की आवाज नहीं कुचला जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हिमाचल, पंजाब। वहीं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत जहां इन दिनों अपनी बेबाक टिप्पणियों को लेकर पूरे भारत में चर्चा में बनी हुई है, वहीं अब वो
वापस मुंबई का रुख कर सकती हैं। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से 9 सितंबर को मुंबई वापस जाने की बात कही है। फिलहाल कंगना मनाली के सिमसा स्थित अपने घर पर ठहरी हुई हैं, जहां कंगना के कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल के लिए पहुंची है। मेडिकल टीम ने नगर स्वास्थ्य खंड के बीएमओ डॉक्टर रंजीत भी शामिल रहे। बीएमओ डॉक्टर रंजीत ने बताया कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली का टेस्ट लिया गया है और इसकी रिपोर्ट जल्द उन्हें सौंप दी जाएगी। कंगना रनौत जी का यहाँ कोविड टेस्ट करने के लिए इनके घर यहाँ आए। यहाँ पर इनके परिवार से 2 लोगों का टेस्ट होगा, कंगना जी और उनकी सिस्टर रंगोली जी का, साथ में उनका एक पीए है, उनका भी टेस्ट होगा। 3 व्यक्तियों का टेस्ट होगा। तो इसकी रिपोर्ट कल तक, संभवतः कल शाम तक रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्या भारती 11 सितंबर से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने कहा कि इसे जागरूक अभियान के तहत सुधार के दायरों, पैमानों और प्रभाव पर व्यापक चर्चा की जाएगी, ताकि लोगों को नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा एक प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जाएगी, जिसे लगभग 13 भाषाओं, 4 उप विषयों पर आयोजित करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भारत केंद्रित समग्र शिक्षा, ज्ञान अधिकारी समाज और गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। इस प्रतियोगिता को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं की पहली श्रेणी, दूसरी स्नातक श्रेणी और तीसरी नागरिक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी में विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू हुई है, इसके लिए हम विद्या भारती प्रदेश भर में एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। जो हमारी वेबसाइट है www.mynap.in के माध्यम में रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर उसके बाद 3 चरणों में हमने इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। 9 से 12 के कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो स्नातक श्रेणी के वो दूसरी श्रेणी है, और तीसरी हमारी नागरिक श्रेणी है। इनके सामने इसको प्रारूप देने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए जो तरीके हैं। वहीं लंबे समय के बाद कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से हवाई उड़ान शुरू हो गई है, जिसमें पहले दिन 48 यात्रियों ने उड़ान भरी। एयरलाइंस की इस उड़ान में दिल्ली से 48 यात्री पहुंचे थे, जिसमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। वहीं भुंतर से 10 लोगों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट प्रबंधक से मिली जानकारी के मुताबिक सप्ताह में 4 दिन ये फ्लाइट्स अपनी सेवाएं देगी, जिसके तहत दिल्ली से पहले चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से भुंतर फ्लाइट पहुंचाएगी। हवाई उड़ान का सप्ताह में 4 दिन का शेड्यूल तय किया गया है, जिसमें अब घाटी में व्यवसाय को भी बड़ी राहत मिलेगी। कुल्लू से मणिकरण और मनाली के इलाकों में भी जल्द ही पर्यटकों के लिए होटल्स खोल दिए जाएंगे। वहीं हवाई उड़ान होने से यहाँ के पर्यटन व्यवसायी को भी राहत मिलेगी। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो, दिल में कुछ गुजरने का तमन्ना हो, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल गांव नाल के एक दिव्यांग युवक ने। इस युवक के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो बिना हाथों के पढ़ाई लिखाई, खेलना, ड्राइविंग सभी कार्य बखूबी कर लेता है। विनोद ने पढ़ाई में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से BCA की है। स्कूली स्तर पर सभी एग्जाम सामान्य बच्चों की तरह दिए हैं। इसके अलावा बिना हाथों से गाड़ी चलाना बखूबी जानते हैं। इस महामारी के दौरान अपने घर वालों का सहारा बनने के लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं। तो ये कारनामा दिखाया है बिलासपुर के एक दिव्यांग युवक ने।
वहीं शिमला के पंथा घाटी में शहीद जवान बीमा तेंजिन का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 3 अगस्त को तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान विस्फोट हो गया था, जिसमें 7वीं बटालियन के तेंजिन शहीद हो गए। शहीद को याद करते हुए तिब्बतन समुदाय के लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला मंच की तरफ से शहीद सूबेदार तेंजिन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो नम आंखों से शहीद तेंजिन की विदाई की गई और साथ ही तिब्बती समुदाय के लोगों ने एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया। वहीं बिलासपुर में श्री नैना देवी के केंगाल गांव, टिब्बा और आसपास के क्षेत्रों में मक्की की फसल कीड़े के कारण खराब हो गई है, जिसमें किसानों को किए कराए पर पारी फैल गया है और किसान मक्की की फसल को इस हाल में देखकर बेहाल है। किसानों का कहना है कि इससे पहले उनकी गेहूं की फसल भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। पीले पड़ने के कारण गेहूं की फसल खराब हो गई थी। अब कीड़े के कारण मक्की की फसल भी खराब हो गई है। इसको लेकर उन्होंने विभाग को सूचित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर फसल का जायजा लिया। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बात नाहन की करते हैं। सिरमौर के मुख्यालय नाहन में भाषा और कला विभाग की तरफ से 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। हर साल मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का इस साल ऑनलाइन आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में स्लोगन लिखने और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इस कंपटीशन में विजेता को नगद राशि और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। तो कोरोना के चलते इस बार हिंदी पखवाड़ा दिवस जो है इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन नाहन में किया जा रहा है। इसमें स्कूल के बच्चे भी भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कार्यक्रम के आखिर में विजेता को नगद राशि और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। विभाग जिला सिरमौर द्वारा भाषा एवं संस्कृति निदेशालय के आदेशानुसार जो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है, उसके अंतर्गत जिला में भी स्कूली छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में प्रमुख प्रतियोगिताएं जो रहेगी उसमें है नारा लेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। नारा लेखन पुरस्कार प्रश्नोत्तरी में 1000 वित्तीय पुरस्कार रहेगा हमारे पास, 700 और तृतीय 500 है, और जिसमें नारा लेखन में हमारा जो पुरस्कार है वो है 500, 400 और 300 रुपये, और प्रशस्ति पत्र भी बच्चों को दिए जाएंगे। चलिए पंजाब की खबरों का रुख करते हैं। पहले आपको कोरोना के अपडेट से रूबरू करवाते हैं। पंजाब में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1565 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 61 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 65,583 से अधिक है। वहीं 16,000 से अधिक एक्टिव केस है और प्रदेश में 1923 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। प्रदेश में टॉप 5 संक्रमित जिलों की बात करें तो 24 घंटे में सबसे अधिक लुधियाना में 338 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर जालंधर में 210 नए मामले सामने आए हैं। फिर तीसरे नंबर पर SAS नगर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 24 घंटे में 176
177 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। चौथे नंबर पर अमृतसर है, जहां पर 157 कोरोना के नए केस मिले हैं और 5वें नंबर पर पटियाला है, जहां पर 137 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पठानकोट में पिछले 2 दिनों में आई कोरोना रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। पिछले 2 दिनों में कोरोना रिपोर्ट में 204 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पठानकोट में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1660 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 1065 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। वहीं एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 565 एक्टिव है और 30 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पठानकोट स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का जायजा देते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी जरूरत का सामान मंगवाया है। पठानकोट स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स का कहना है कि वो स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पठानकोट का ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अभी तक एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 1000 से अधिक लोग जो है ठीक हो चुके हैं और 30 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। वहीं पठानकोट का बुंदल बदानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सेंटर के 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से ये फैसला लिया गया है। अब तक 12 लोग पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि बदानी का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 60 से ज़्यादा गांवों को हेल्थ सर्विस प्रदान करता है। हालांकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कुछ इमरजेंसी सेवाएं जो है वो जारी रहेगी। इस सेंटर में तैनात सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।